नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका क्राइम की एक और कहानी में। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, झारखंड के जिला सिंहभूम में एक तहसील है, नाम है घाटशिला। इस तहसील का उपनगर मऊ भंडार कॉपर लिमिटेड की वजह से प्रसिद्ध है। मऊ भंडार में जहां कॉपर फैक्ट्री है, वहां पास में ही कॉपर कॉलोनी है जो वर्कर्स के लिए बनाई गई है। इस कॉलोनी से थोड़ा हटकर मऊ भंडार वर्कर्स हॉस्पिटल है जो स्थानीय लोगों के लिए बनाया गया है। सन 1989 में इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर तैनात था, नाम था प्रभाकरण। उसकी पत्नी डॉक्टर शांति भी उसी अस्पताल में तैनात थी। इस डॉक्टर दंपति को अस्पताल के प्रांगण में ही रहने के लिए बंगला मिला हुआ था। डॉक्टर प्रभाकरण शक्ल सूरत और व्यवहार से जितना असभ्य, बदमिजाज और क्रूर लगता था, डॉक्टर शांति अपने नाम के अनुरूप उतनी ही शांत स्वभाव की थी। दोस्तों, डॉक्टर प्रभाकरण और शांति के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चे मूसा बनी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे। डॉक्टर प्रभाकरण असभ्य और बदमिजाज ही नहीं बल्कि दिलफेंक भी था। अस्पताल की किसी डॉक्टर या नर्स के साथ उसका चक्कर चलता ही रहता था। कई बार तो उसके प्रेम कहानियों की चर्चा अस्पताल से बाहर कॉलोनी तक पहुंच जाती थी। यही वजह थी कि डॉक्टर शांति को पति की इन गलत हरकतों की वजह से कॉलोनी के लोगों की चुभती नजरों का सामना करना पड़ता था। कई बार तो क्लब वगैरह में मुंहफट अफसर कह भी देते थे, भाभी जी डॉक्टर साहब को नकेल डाल कर रखिए। इतनी काबिल और खूबसूरत पत्नी के होते हुए भी पता नहीं किस किस नाले का पानी पीते रहते हैं। डॉक्टर शांति अपमान का घूंट पीने के अलावा कुछ नहीं कर पाती थी। अस्पताल की सभी लेडी डॉक्टर और नर्सें एक जैसी नहीं होती थी। कई बार डॉक्टर प्रभाकरण को किसी लेडी डॉक्टर या नर्स के हाथों अपमानित भी होना पड़ता था। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने प्रभाकरण को कई बार समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन उस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। कड़वे मीठे अनुभवों के बीच जैसे तैसे जिंदगी गुजर ही रही थी। तभी डॉक्टर शांति के जीवन में तूफान बनकर आई हेमा। हेमा डॉक्टर प्रभाकरण की दूर के रिश्ते की बहन की बेटी थी और उसकी नियुक्ति बतौर नर्स टाटा मेन हॉस्पिटल टाटानगर में हुई थी। पूर्व में डॉक्टर हेमा प्रभाकरण से शादी करने के सपने देखा करती थी। दोनों के रिश्ते की बात भी चल रही थी, लेकिन प्रभाकरण ने हेमा का रिश्ता ठुकराकर शांति से प्रेम विवाह कर लिया था। उस समय हेमा बहुत रोई थी। उसकी मां और बहन ने खूब हंगामा किया था। मऊ भंडार हॉस्पिटल से प्रतिदिन 2-3 मरीजों को एम्बुलेंस से 30-35 किलोमीटर दूर टाटा हॉस्पिटल टाटानगर भेजा जाता था। इसकी वजह यह थी कि मऊ भंडार अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी। गंभीर मरीजों को टाटा हॉस्पिटल भेजना पड़ता था। हेमा टाटानगर स्थित टाटा हॉस्पिटल के हॉस्टल में रहती थी। शनिवार को वह अस्पताल की एम्बुलेंस से मऊ भंडार आती जाती रहती थी और सुबह एम्बुलेंस से ही टाटानगर लौट जाती थी। मऊ भंडार में वह डॉक्टर प्रभाकरण के बंगले पर ही ठहरती थी। डॉक्टर प्रभाकरण रंगीन मिजाज आदमी था। डॉक्टर शांति की गैर मौजूदगी का लाभ उठाकर उसने हेमा से संबंध बना लिए थे। जब डॉक्टर शांति घर पर नहीं होती थी तो प्रभाकरण और हेमा इसका जमकर फायदा उठाते थे। डॉक्टर शांति को अपने घर पर हेमा की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती थी। इसकी वजह यह थी कि उन्हें पति की फितरत अच्छी तरह से मालूम थी, लेकिन वह चाहकर भी इसलिए कुछ नहीं कह पाती थी क्योंकि हेमा उनके ससुराल पक्ष से थी। जिस दिन हेमा मऊ भंडार आई होती थी उस दिन डॉक्टर प्रभाकरण नई ड्यूटी पर रहता था। काम सिखाने के बहाने वह हेमा को साथ साथ रखता था। जब हेमा और प्रभाकरण की कहानियां सार्वजनिक होने लगी तो डॉक्टर शांति के मऊ भंडार आने पर
आपत्ति करने लगी। लेकिन प्रभाकरण पर हेमा के मादक और मांसल शरीर का नशा छाया हुआ था। हेमा को लेकर डॉक्टर प्रभाकरण और डॉक्टर शांति के बीच अक्सर झगड़े और हाथापाई होती रहती थी, जिसकी आवाजें बंगले से बाहर तक सुनाई देती थी। सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले नौकर चाकर भी बंगले की कहानियां खूब चटकारे से सुना करते थे। यह अलग बात है कि उन सब की सहानुभूति डॉक्टर शांति के साथ ही रहती थी। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे कि एक दिन खबर आई कि डॉक्टर शांति का ट्रांसफर खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट में हो गया है। चूंकि कॉलोनी छोटी सी थी, इसलिए इस बात को फैलने में देर नहीं लगी। महीने भर के अंदर ही डॉक्टर शांति अपने दोनों बच्चों के साथ खेतड़ी चली गई और वहां पर वक्रस हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। इसके पीछे डॉक्टर पुरकायस्त का हाथ था। दरअसल ऐसा करके उन्होंने अपनी मानवता का भरपूर परिचय दिया था। लेकिन डॉक्टर शांति के जाने के बाद प्रभाकरण ने अपनी पत्नी के डॉक्टर पुरकायस्त के साथ झूठे अवैध संबंध की कहानी सुनानी शुरू कर दी। जबकि पत्नी और बच्चों के जाने के बाद वह खुद और भी ज्यादा धूर्त हो गया था और उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। हेमा का टाटा हॉस्पिटल से मऊ भंडार आना जाना ऐसे ही लगातार चलता रहा। शांति के चले जाने के बाद प्रभाकर और हेमा ने निर्लज्जता की सारी सीमाओं को पार कर दिया था। टाटा अस्पताल का हॉस्टल छोड़कर वह मऊ भंडार में ही रहने लगी थी। ड्यूटी के लिए वह मऊ भंडार से ही हॉस्पिटल की एम्बुलेंस से टाटा नगर आती जाती रहती थी। डॉक्टर शांति के जाने के बाद हेमा और प्रभाकरण के साथ साथ रहने की बातें अब पुरानी होने लगी थी। प्रभाकरण और हेमा जल्द ही केरल जाकर शादी करेंगे। इसके लिए प्रभाकरण ने डॉक्टर शांति को तलाक का नोटिस भेज दिया था। ऐसी बातें लोगों को अक्सर सुनने को मिलती रहती थी, लेकिन कॉलोनी वालों को यह सब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसी बीच अफवाह फैली कि अब डॉक्टर प्रभाकरण की नजर डॉक्टर शांति की जगह पर आई डॉक्टर मधु करकेटा पर है। उसे रिझाने के लिए वह उसके आगे पीछे घूम रहा है। प्रभाकरण संथाली सौंदर्य डॉक्टर मधु करकेटा का उपासक बन गया है। यह जानकारी मिलते ही हेमा किसी घायल नागिन की तरह फुफकार उठी। आए दिन दोनों के बीच चीखने चिल्लाने की आवाजें हॉस्पिटल परिसर से गूंजने लगी। ऐसी बातों को फैलाने में सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले ही हवा देते थे। मऊ भंडार हॉस्पिटल में हेमा की नियुक्ति होना निश्चित हो गया था कि अचानक हेमा केरल चली गई। उसे केरल के किसी हॉस्पिटल में अच्छी नौकरी मिल गई थी। यह बात प्रभाकरण ने लोगों को खुद बताई थी। हेमा के जाने के ठीक एक महीने बाद उसके पिता और उसके भाई उसे समझा बुझाकर केरल ले जाने के लिए मऊ भंडार आए, लेकिन हेमा वहां नहीं थी। जब प्रभाकरण ने उन्हें बताया कि हेमा एक महीने पहले ही वहां से चली गई है, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। हेमा केरल पहुंची ही नहीं थी। वहां उसे कोई नौकरी मिलने वगैरह की कोई बात भी उनके सामने नहीं आई थी। उसने केरल आने की खबर भी नहीं दी थी। सोचने वाली बात यह थी कि हेमा अगर केरल नहीं गई तो कहां चली गई। अगर प्रभाकरण ने उसे केरल जाने वाली ट्रेन में बिठाया तो फिर वह रास्ते से कैसे गायब हो गई। प्रभाकरण की झूठी सच्ची बातों ने उसे शक के घेरे में डाल दिया था। फिर भी उन दोनों ने 2 दिनों तक हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्स से लेकर सारे कर्मचारियों से हेमा के बारे में पूछताछ की, लेकिन सबका एक ही जवाब था कि पिछले 1 महीने से उसे किसी ने नहीं देखा। हर ओर से निराश होकर वे दोनों टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर भी गए, पर हेमा का कुछ पता नहीं लगा। लेकिन 2 हफ्तों के बाद ही केरल पुलिस हेमा के लापता होने के संदर्भ में पूछताछ के लिए मऊ भंडार आई हुई थी। लेकिन डॉक्टर प्रभाकरण डॉक्टर करकेटा के साथ दीर्घा बीच गया हुआ था। जब 2 दिन तक प्रभाकरण नहीं लौटा तो पुलिस दीर्घा पहुंची और प्रभाकरण को ढूंढ निकाला। पूछताछ के दौरान वह एक ही बात दोहराता रहा कि हेमा को उसने केरल जाने वाली गाड़ी में चढ़ा दिया था। हेमा कहाँ गई उसे कुछ नहीं पता। निराश होकर पुलिस वापस लौट गई, लेकिन अभी प्रभाकरण की मुश्किलें कम नहीं हुई थी।
उस साल इतनी बारिश हुई थी कि स्वर्ण रेखा नदी का उफान बहुत ही उन्मादी और भयानक हो गया था। इतना भयानक कि नदी का पानी कॉपर फैक्ट्री के गेट तक आ पहुंचा था। ऐसा लग रहा था कि पूरी कॉलोनी ही जल निगमन हो जाएगी। बहुत सारे बहे हुए मृत जानवरों की लाशें बहकर आ गई थी और कॉलोनी में दुर्गंध फैलना शुरू हो गई थी। प्रभाकरण के घर से भी बहुत बदबू आ रही थी। इसी बीच केरला पुलिस सादे कपड़ों में फिर से मऊ भंडार आ पहुंची। उसने हॉस्पिटल में ही प्रभाकरण को जा घेरा। सबकी मौजूदगी में जब प्रभाकरण के बंगले को तलाशी के लिए खोला गया तो मारे दुर्गंध के लोगों को नाक पर रुमाल रखने पड़े। जिस कमरे में भयानक दुर्गंध आ रही थी उसमें टीन का एक बक्सा रखा हुआ था। पानी उस बक्से में से बहकर बाहर आंगन में आकर नाली में मिल रहा था। पुलिस ने जैसे ही बक्से को खोला वहां खड़े लोगों की रूह कांप उठी। बक्से में टुकड़ों में कटी हेमा की लाश नमक और एसिड में रखी हुई थी। थोड़ा हिलाते ही उसके चेहरे से मांस अलग अलग हो गया। उस भयानक दृश्य को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सारे सबूतों के साथ पुलिस प्रभाकरण को लेकर जमशेदपुर के टाटा पुलिस स्टेशन ले गई, जहां उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने जो बताया वह क्रूरता की पराकाष्ठा तो थी ही, साथ ही मऊ भंडार वक्रस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की लापरवाही का भी शर्मनाक नमूना था। हेमा के दर्दनाक अंत की कहानी सुनकर सभी हतप्रभ रह गए। प्रभाकरण से हेमा गर्भवती हो गई थी। वह प्रभाकरण पर जल्द से जल्द शादी कर लेने के लिए प्रभाकरण पर दबाव डाल रही थी, जबकि उसकी बातों पर गौर करने के बजाय प्रभाकरण डॉक्टर करकेटा के साथ रंगरलिया मना रहा था। एक दिन हेमा जब टाटा हॉस्पिटल से जल्दी घर लौट कर आई, घर में प्रभाकर के साथ डॉक्टर मधु करकेटा को देखकर वह क्रोध में चिल्लाने लगी। उसने डॉक्टर करकेटा को धक्का देते हुए गेट से बाहर कर दिया और प्रभाकरण को खुले शब्दों में चेतावनी दी, मुझे शांति मत समझना, जो तुम्हारी रंगरलियों की वजह से बुजदिल की तरह मुंह छिपाकर कहीं चली जाएगी। केरल से माँ और नानी को बुलाकर पूरे मऊ भंडार के लोगों के सामने तुम्हारी उस अयाशी के परिणाम के बारे में बताऊंगी जो मेरे पेट में पल रहा है। वैसे तुम्हारी रंगीन मिजाजी की बात सभी जानते हैं। उस चुड़ैल डॉक्टरनी का तो मैं गला दबाकर खून पी जाऊंगी। तुमने जल्द से जल्द शादी नहीं की तो मैं पुलिस के पास जाकर तुम्हारी करतूत के बारे में बताऊंगी। उस वक्त की चीखें बाहर तक सुनाई पड़ रही थी। हेमा की धमकियों से प्रभाकरण को बहुत गुस्सा आया। फिर भी उसने सॉरी कहते हुए हेमा से क्षमा मांग ली और जल्द ही शादी करने की बात कहकर उसे आश्वस्त कर दिया। इस घटना के 2 हफ्ते बाद ही एक रात उसने हेमा को कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवा डालकर उसे पिला दी और उसी रात उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। प्रभाकरण के अमानवीय कृत्य का अंत यहीं तक नहीं हुआ। उसने ऑपरेशन थिएटर से तेज धार वाले औजार लाकर हेमा की लाश के टुकड़े किए और एक बड़े बक्से में रखकर नमक और एसिड डाल दिया। इस काम में डॉक्टर करकेटा ने उसका पूरा साथ दिया। प्रभाकरण अगर चाहता तो हेमा की लाश के टुकड़ों को एक एक करके बड़ी आसानी से फैक्ट्री गेट तक उफनती हुई स्वर्ण रेखा नदी के पानी में फेंक सकता था, जो उसके बगल से 100 कदम दूरी पर ही था। लेकिन घर में इतने दुस्साहसी काम को अंजाम देने वाला प्रभाकरण ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पहाड़ी में उफनती धारा ने हाथियों तक को बहा दिया था, तो छोटी सी लाश क्या चीज थी। वो कहते हैं ना कि गुनाह सिर चढ़कर बोलता है। शायद इसी डर से प्रभाकरण ऐसा नहीं कर सका, या फिर शायद उस समय का इंतजार कर रहा था जो कभी नहीं आया। अपने बंगले में वो कभी कभी ही आता था। ज्यादा समय वो हॉस्पिटल में ही गुजारता था और वहीं की कैंटीन में खाता पीता था। प्रभाकरण के बंगले की नाली से बदबूदार पानी निकलने पर भी कोई सोच तक नहीं सका कि घर के अंदर लाश के टुकड़े सड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। पुलिस ने हेमा के पिता और भाई को टाटा नगर बुलवाया और पूरी घटना से अवगत कराते हुए उन्हें हेमा की लाश के टुकड़े सौंप दिए। रोते बिलखते हुए उन्होंने अपने केरल समाज के अनुसार हेमा की अंत्येष्टि
टाटानगर में ही कर दी थी। हेमा को रिश्तों में बेवफाई की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। सच ही कहते हैं, स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन होती है। शांति एवं उसके बच्चों का अधिकार छीनने की कीमत हेमा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। जहां मर्द की अयाशी ढकी छिपी रह जाती है, वहीं स्त्री की गोख उसके गुनाह से सारे पर्दे उठा देती है। यही सबसे बड़ा अंतर है स्त्री पुरुष के दुष्कर्म करने में। पुलिस कस्टडी में प्रभाकरण को केरल ले जाया गया। वहां से उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। डॉक्टर करकेटा को डॉक्टर पुरकायस्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने किसी तरह पैरवी करके बचा लिया था। तो दोस्तों, हर बार की तरह आज भी आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे अपराधों का कोई अंजाम नहीं होता है। दोस्तों, हमें अपराध करने से पहले सोच लेना चाहिए कि अंत में इसका अंजाम यही होता है। दोस्तों, इस तरह के अवैध संबंधों में पड़ी बेवफा स्त्रियों को, ज्यादातर स्त्रियों को ही बेवफाई की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। इस तरह के मामले आए दिन हर रोज देखने और सुनने को मिलते हैं। आपको विश्वास नहीं होता तो खुद ही देख लीजिए। दोस्तों, क्राइम शो पर ऐसी घटनाएं, हजारों कहानियां देखने को और सुनने को मिलती है। तो हमेशा सतर्क रहिए दोस्तों, और सतर्क रहने के लिए, ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा अलविदा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें।